इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली 12 नवंबर 1906 3:55 AM। 12 नवंबर 1996 को लगभग 3:55 बजे कजाकिस्तान के चार्टर्ड एयरलाइंस के विमान दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के लिए जगह से उड़ान भरते हैं। कुल 27 लोगों के साथ चालक दल के 10 सदस्य थे। उसी समय सऊदी अरब का एक विमान अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार था। इसे एयरपोर्ट पर खड़ा कर दिया गया है। उस फ्लाइट में 312 यात्रियों के साथ 23 क्रू मेंबर थे। कुल मिलाकर उड़ान में 231 भारतीय थे। वे ब्लू कॉलर कार्यकर्ता हैं। वे अपने परिवार के लिए सऊदी अरब में काम करते हैं, जो भारत में है। वे देश से जो पैसा कमाते हैं वह उस परिवार को भेजा जाता है जो भारत में रह रहे हैं। इस बीच समय लगभग 6:33 बजे था। अब सऊदी की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। उस समय हवाई यातायात नियंत्रक V. के दत्त थे। वह वही था जो सऊदी फ्लाइट और कजाकिस्तान फ्लाइट के साथ संचार कर रहा था। साथ ही उन्होंने ही इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से सऊदी फ्लाइट को उड़ान भरने की अनुमति दी थी। कुछ मिनट बाद सऊदी के पायलटों ने कहा, हम अब 10,000 फीट तक पहुंच चुके हैं। कृपया हमें 14,000 फीट तक पहुंचने की अनुमति दें सर। दत्ता भी अनुरोध की अनुमति देता है। अब सऊदी फ्लाइट 14,000 फीट तक पहुंच गई है। वहीं कजाकिस्तान की फ्लाइट ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की इजाजत मांगी। कृपया वहीं 50,000 फीट के पायलट बनाए रखें। उसके नीचे मत आओ। सऊदी की फ्लाइट 15,000 फीट में आ रही है, इसलिए समान स्तर बनाए रखें। दत्ता ने कजाकिस्तान के पायलटों से बात की। अब इन उड़ानों के बीच में लंबवत रूप से 1,000 फीट का अंतर है। V. के दत्त की रडार स्क्रीन के एयर कंट्रोल टॉवर में उड़ान के 2 बिंदु झपका रहे थे और निकट आ गए थे। एक फ्लाइट जा रही थी और दूसरी फ्लाइट आ रही थी। कुछ ही मिनटों में दोनों उड़ानें एक दूसरे के करीब पहुंच गईं। एक समय में बिंदु एक दूसरे से मिले थे। बाद में राडार में डॉट्स भी नजर नहीं आए। ऐसे ही गायब हो गया। दत्ता ने महसूस किया कि इस समय के बीच में कुछ बुरा हुआ है। चरखी दात्रे दिल्ली में स्थित एक छोटा सा शहर है। यह दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है। वहां शहर के लोगों ने आकाश की गड़गड़ाहट जैसी छाया को देखा। उसके बाद कुछ ही मिनटों में उन्हें आसमान में तेज गर्जना की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि लोग समझ पाते कि आसमान में क्या होता है, किसी चीज के लोहे के हिस्से उस जगह के लोगों में गिरने लगे। आसमान की दोनों उड़ानें आपस में टकरा चुकी हैं। मई 2022 कला और विज्ञान के PSG कॉलेज कोयम्बटूर जिला वर्तमान में मई 2022 को PSG कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में आरशी खन्ना नाम का एक कॉलेज का छात्र अपनी लाइब्रेरी में इस हवाई टक्कर के बारे में पढ़ रहा था। इस मामले से उत्साहित होकर वह अपने IAS स्टडी सर्कल के कोच सेल्वा कुमार से मिला और पूछा कि दुर्घटना के बाद क्या हुआ। उन्होंने आरशी से कहा, इस हवाई टक्कर के बारे में समझने के लिए, जो भारत के विमानन इतिहास के लिए एक बड़ा झटका है, आपको इसके लिए कुछ बुनियादी ज्ञान पता होना चाहिए। तुम्हें आकाश के मूल नियम कायदों को समझना चाहिए। 1986 में सड़क पर अपने वाहन चलाते समय हम सड़कों और यातायात लेन का विभाजन देखते हैं। इसी तरह आकाश में उड़ने के भी रास्ते हैं। इसे एयरवेज कहा जाता है। सड़कों में लोग गली के सहारे सड़कों को बांटते हैं। उसी तरह लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए स्थानों को अलग किया जाता है ताकि दुर्घटनाएं रोकी जा सकें। उड़ान की ऊंचाई को उड़ान का स्तर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मानकों के अनुसार आकाश में 2 उड़ानों के बीच कम से कम 1,000 फीट की दूरी होनी चाहिए जब वे आकाश में उड़ रही हों। वहीं सुरक्षा के लिहाज से जब एक फ्लाइट उड़ रही हो तो दूसरी फ्लाइट 14 किलोमीटर की दूरी तक भी नहीं आनी चाहिए। ये बुनियादी नियम हैं। इन नियमों और विनियमों को देखने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। जमीन से उन्होंने उड़ानों की स्थिति, गति और ऊंचाई का अवलोकन किया। ATC स्क्रीन में हम डॉट्स देख सकते थे। इन्हें देखने और देखने के लिए रडार ATC अधिकारियों की मदद करते हैं। वस्तुओं और उसकी दूरी का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं। राडार और रेडियो तरंगों की मदद से अंतरिक्ष यान, उड़ानें और यहां तक कि बवंडर भी पाए जाते हैं। रडार 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक रडार। प्राइमरी रडार को इस दुनिया के किसी खास जगह पर रखा गया है। एंटीना से एक रेडियो तरंग उड़ान में जाएगी।
उड़ान इसे फिर से वापस भेज देगी। रीसेंडिंग टाइम के हिसाब से लोग फ्लाइट की दूरी की गणना करेंगे, जबकि सेकेंडरी रडार लोगों को ऊर्ध्वाधर दूरी का पता लगाने में मदद करता है। लेकिन उस घटना के दौरान यह एक नई तकनीक थी, इसलिए लोगों ने उस दौरान एटीसी द्वारा इतना अधिक उपयोग नहीं किया। वे प्राथमिक रडार डेटा पर विश्वास करते थे, जो अधिक विश्वसनीय नहीं था। इसने 2 उड़ानों की अनुमानित दूरी बताई। वर्तमान। श्रीमान, फिर उन्हें ऊंचाई का पता कैसे चला, सर? अर्शी ने सेल्वा कुमार से सवाल किया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, एटीसी अधिकारियों का पायलट आर्शी के साथ उनका निरंतर संचार होगा। यह पायलट ही हैं जो उड़ान की ऊंचाई बताएंगे। दिल्ली जैसे हवाई अड्डों पर एटीसी अधिकारियों का काम बहुत मुश्किल होगा, जहां हर 1.5 घंटे में 20 से 30 उड़ानें उतरेंगी। 1946। कुछ दिनों बाद दिल्ली हवाई अड्डे के उपनिदेशक औजा ने कहा, व्यस्त समय के दौरान हम एटीसी में 1 सेकंड के लिए सांस लेने के लिए संघर्ष करते थे। इस तरह का तनावपूर्ण काम यह है। इसके बाद 1990 में लोगों ने कहा, एटीसी डॉक्टरों और रेस कार चालकों की तुलना में सबसे अधिक तनावपूर्ण काम है। उस समय भारतीय एटीसी अधिकारियों के लिए भी यही स्थिति थी। उन अधिकारियों के लिए यह बहुत ही चरम तनाव था। वर्तमान श्रीमान, 16 नवंबर 1996 को क्या हुआ था? आसमान के बीच कैसे टकराई ये दोनों उड़ानें? इसके पीछे कौन कारण है? आर्शी खन्ना ने सेल्वा कुमार से सवाल किया, जो आर्शी को समझाने के लिए उड़ान दुर्घटना के दस्तावेज लेते हैं। 12 नवंबर 1936 से। द स्विस्टी मॉडल नामक एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। अगर हम पनीर लें तो उसमें कई छेद हो जाएंगे। वहीं जब हम पनीर को काटकर ढेर की तरह रखते हैं तो पनीर को हम सामने से आखिरी तक नहीं देख सकते, क्योंकि हर छेद अलग अलग जगहों पर होगा। लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं तो ऐसा ही लगता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। छोटी छोटी गलतियां बड़ी गलती बन गईं और बाद में ये हवाई आपदा की ओर ले जाती हैं। उन गलतियों में से एक को अगर किसी ने रोका होता तो इस हवाई टक्कर को रोका जा सकता था। लेकिन परफेक्ट टाइमिंग की कमी ने ऐसा नहीं होने दिया। शुरू में भारतीय अधिकारियों को लगा कि यह सऊदी की गलती थी, चूंकि इसने 14,000 फीट की दूरी बनाए नहीं रखी। लेकिन जब उन्हें फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स का पता चला तो सच्चाई सामने आ गई। ब्लैक बॉक्स में 2 पायलटों के बीच बातचीत के बारे में फ्लाइट रिकॉर्डर होने के सबूत थे। सऊदी फ्लाइट ने वही 14,000 फीट बनाए रखा जैसा कहा गया था। वहीं फ्लाइट 14,000 फीट में क्रैश हो गई। यह कजाकिस्तान की उड़ान थी, जिसने अपने वास्तविक 15,000 फीट से 14,000 फीट की उड़ान भरी। इसके बाद यह हवाई टक्कर में हुई। आप पूछ सकते हैं, कजाकिस्तान की उड़ान क्यों कम होनी चाहिए? एटीसी के दत्ता की ओर से निर्देश हैं। जब एटीसी से निर्देश आ रहे थे, कजाकिस्तान के पायलट दत्ता के निर्देशों को सुने बिना अपनी सामान्य बातचीत कर रहे थे। हम नहीं जानते कि दिल्ली पहुंचने में कितना समय लग सकता है। दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहले से ही भीड़भाड़ होगी। उनके साथ यह सामान्य बातचीत हुई। दूसरी ओर पायलटों को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए उड़ान में संवाद करने के लिए उनके साथ अनुवादक थे, ताकि पायलट आसानी से समझ सकें। लेकिन पायलटों ने दत्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को गलत समझा। वे 15,000 फीट के बजाय 14,000 फीट नीचे चले गए। उस समय के दौरान पूरा सोवियत संघ अलग हो गया था। कजाकिस्तान नामक एक नए देश का गठन किया गया और नए देशों के उभरने के बाद रूसी एयरलाइंस अलग हो गई। उस समय एयरलाइन को किसी भी पायलट अधिकारी पर भरोसा नहीं था। एक समय एक पायलट ने एक बच्चे को बुलाया और उसे फ्लाइट का कंट्रोलर दे दिया। इसके अलावा एक अन्य पायलट ने गंतव्य पर पहुंचने से पहले वोदका पी ली। अखबार में भी आया था। वर्तमान फिलहाल आर्शी ने सेल्वा कुमार से एक सवाल किया। उसने उससे पूछा, सर, मेरा एक सवाल है। कुछ देर सोचते हुए उन्होंने कहा, एटीसी और पायलटों के बीच एक छोटी सी गलतफहमी कैसे एक बड़ी आपदा का कारण बनती है? इसका मतलब है, उस समय के दौरान सिस्टम डिजाइन ऐसा था, सेल्वा कुमार ने कहा, और वह कुछ और घटनाओं के बारे में विस्तार से बताते रहे। अप्रैल 1969। 5 महीने बाद मैंने आपको शुरुआत में आर्शी को बताया था। आमतौर पर 2 हवाई गलियारे होते हैं, एक फ्लाइट की लैंडिंग के लिए और दूसरी फ्लाइट के एग्जिट के लिए। लेकिन उस दौरान वहां एक ही गलियारा हुआ करता था। वहीं, जैसा कि शुरुआत में राडार के इस्तेमाल के बारे में कहा गया था,
सेकेंडरी रडार उस दौर में नहीं थे, इसलिए एटीसी अधिकारियों के पास पायलट अधिकारी की जानकारी पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद बीच हवा में बड़ा हादसा हो गया। लेकिन इस दुर्घटना के बाद भारत सरकार और विश्व के देशों ने भविष्य में इस तरह के हमलों को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। वे उड्डयन विभाग में कई बदलाव लाए। गनीमत रही कि आज तक आसमान में हवा के बीच कोई टक्कर नहीं हुई। यह अब और नहीं होगा। टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए अलग अलग कॉरिडोर बनाए गए थे, जबकि सभी एयरपोर्ट स्टेशनों पर सेकेंडरी रडार को अनिवार्य कर दिया गया है। 5 महीने बाद टीसीएस ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लाया गया। 30 से अधिक सीटों वाली उड़ानें 1978 से और उसके बाद अनिवार्य कर दी गईं। अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस प्रणाली के अनुसार मान लीजिए कि अगर 2 उड़ानें 1000 फीट के करीब आती हैं तो पायलटों को अलार्म दिया जाएगा। उसी समय यह निर्देश देता है कि उड़ान से कैसे बचें, जो लगभग दूसरे के करीब है, ताकि उड़ानों को समायोजित किया जा सके, जिससे हादसों को रोका जा सके। वर्तमान में सेल्वा कुमार ने आरएससी से कहा, भारत में इसे विमानन के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम माना जाता था। जैसे ही आरएससी ने उसकी ओर एक प्रश्न के साथ देखा, क्यों? उनके दिमाग में दौड़ते हुए सेल्वा कुमार उन्हें समझाते रहे। क्यों मतलब? टीसीएस महंगा है। भारत में जब इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया था तो कई देशों ने इस उपाय का विरोध करते हुए दावा किया कि यह बहुत महंगा है। लेकिन भारत ने अपने पहले कदम के रूप में टीसीएस को सभी देशों के लिए अनिवार्य बना दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कई देशों ने टीसीएस का निर्माण शुरू किया। इस गलत संचार मुद्दे के अलावा हवाई टक्कर के लिए एक और समस्या क्या थी सर? सेल्वा कुमार थोड़ी देर हंसे और कहा, भाषा की समस्या इस हवाई टक्कर के लिए मुख्य समस्या में से एक थी। जैसा कि आरशी ने पूछा, इस मुद्दे को कैसे हल किया गया? वह मुस्कुराया और कहा, यह मानते हुए कि पायलट और एटीएस अधिकारी के बीच गलतफहमी भाषा के कारण थी, उन्होंने अंग्रेजी को पायलटों के लिए अनिवार्य भाषा बना दिया। आरशी ने आने वाले दिनों में इस हवाई टक्कर के बारे में एक लेख